हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। सो बोर्ड एक्सप्रेस में हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर 1 विच इज सॉल्यूशंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या रीजन है इसके इंपॉर्टेंट होने का? क्योंकि इससे रिलेटेड बोर्ड में हर साल कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे 2024 में इसके 3 क्वेश्चंस पूछे गए, 2023 में 5 क्वेश्चन, 2022 में 3 क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, है ना। टोटल वेटेज इस चैप्टर का 7 मार्क्स का होता है। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं वो हम विद वीडियो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क दूंगी, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर द टॉपिक, ताकि आप और अच्छे से टॉपिक को समझ पाओ, तो मैं उसे होमवर्क ना देते हुए खुद ही सॉल्व कराऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? वही जो हम मैथ्स में करते हैं। नहीं, केमिस्ट्री का भी एक सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। हमें जो सॉल्यूशन पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में होगा। अब बाइनरी सॉल्यूशन यहाँ पे 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। क्वेश्चन आता है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है मैम? सॉल्यूट वो चीज होती है जो भी सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी। मतलब मैंने आपसे बोला नमक में पानी में नमक ऐड करना है बेसिकली, तो पानी ज्यादा अमाउंट में हुआ तो उसे बोलोगे सॉल्वेंट, एंड नमक क्योंकि कम अमाउंट में है तो उसे बोलोगे सॉल्यूट। तो बेसिकली जो भी चीज हमारे पास कम अमाउंट में होती है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो भी चीज हमारे पास ज्यादा अमाउंट में होती है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। एंड इसे बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि इससे आपके ऑफ कोर्स कंपटीशन में भी एग्जाम में ये टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपको जब क्वेश्चन गिवन होगा तो वैल्यूज से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। बट आपको याद रखना है जो भी चीज ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट, एंड जो भी चीज कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब आप मिला दोगे तो जो मिलके आएगा मिक्सचर, उसे ही आप बोलते हो सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में। 2 टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। एक हमारे जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, एक जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। जो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं एक्चुअली में वो होते हैं वॉल्यूम रिलेटेड, मतलब उन सभी के डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। एंड जो हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं उनके आपको डिनोमिनेटर में मास देखने को मिलता है। सो दे आर बेसिकली मास डिपेंडेंट। नाउ इनके बेसिस पे 8 टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स आप समझोगे। कंसंट्रेशन टर्म्स होता क्या? अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? देखो जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्वालिटेटिव मैनर में बता सकते हैं ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमसे कोई क्वांटिटेटिव मैनर में पूछ ले, है ना, यानी कि हमसे कोई वैल्यू के टर्म्स में कोई भी चीज निकालने को बोले सॉल्यूशन की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। चलो भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट में 4 आएंगे। सबसे पहले होगा हमारा ग्राम पर लीटर, यानी कि वेट अपॉन वॉल्यूम। सेकंड होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थर्ड होगा मोलारिटी। फोर्थ होगा नॉर्मेलिटी। जब हम बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की, इसमें भी 4 टर्म्स होते हैं। पहला होता है मास परसेंटेज, दूसरा मोल फ्रैक्शन, थर्ड होता है मोलालिटी, एंड फोर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन, या साथ ही साथ पार्ट्स पर बिलियन भी इसी कैटेगरी में आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, है ना। ऐसे थोड़ी है कि वन शॉट है तो फटाफट हो जाएगा, नहीं, सारी चीजें डिटेल में समझाई जाएगी आपको। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मास बाय वॉल्यूम से। नाम से समझो जल्दी से, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब पहले किसी के मास की बात हो रही है और नीचे किसी के वॉल्यूम की बात हो रही है, बस यही मतलब है। क्या होता है, जितने नंबर ऑफ ग्राम्स होंगे एक सॉल्यूट के, देखो कहां पे सॉल्यूट आ रहा है, कहां पे सॉल्वेंट आ रहा है, कहां पे क्या यूनिट आ रही है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन में, है ना। तो बस यही छोटी छोटी चीजें मिला के आपको एक सही आंसर लिखने पे मजबूर करेगी, ठीक है। इट इज इक्वल टू द जितने भी नंबर ऑफ ग्राम होंगे सॉल्यूट के जो कि प्रेजेंट होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसे आप बोलते हो ग्राम पर लीटर। कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है ना, कितने हमारे पास ग्राम्स में नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसे आप बोलोगे ग्राम पर लीटर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जितना भी मास है सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय जितना भी वॉल्यूम है सॉल्यूशन का इन लीटर्स। सेकेंड है हमारे पास मास परसेंटेज। नाम से सोचो सिर्फ मास की बात हो रही है, तो ऊपर डिनोमिनेटर में नीचे भी मास होगा, है ना, एंड नॉमिनेटर भी इसका मास होगा, ठीक है। नाउ न्यूमरेटर, सॉरी नॉट नॉमिनेटर, न्यूमरेटर। इट इज इक्वल टू द जितना भी मास है सॉल्यूट का इन ग्राम्स, किस में प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। नीचे भी मास की बात हो रही है। ये कब हो रहा होगा? जब हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट सारी चीजें इन मास में गिवन है, मतलब वॉल्यूम में नहीं गिवन है ना। तो इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट जो की है डिवाइडेड बाय जितना भी मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास जोड़ के आपने निकाला होगा, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। थोड़ा सा क्वेश्चन में आ जाए। चलो क्वेश्चन साथ ही साथ हम करते हुए चलेंगे, याद रखना आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी होंगे, तो उसे भी सॉल्व करके कमेंट में आंसर बता देना। 10 ग्राम सुक्रोज है हमारे पास जो कि डिसॉल्व किया गया इतने ग्राम ऑफ वाटर में। हमें बताना है कि इसका मास परसेंटेज सोल्यूशन का क्या आ रहा होगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, टाइम नहीं लगेगा हमें, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हमें मास देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? मास।
सुक्रोज है ना, सुक्रोज क्या हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे एक सॉल्यूट हो गया। क्वेश्चन आ गया होगा तुम्हारे मन में, मुझे पता है मैम ये सॉल्यूट क्यों हुआ, क्योंकि नीचे देखो डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ज्यादा अमाउंट में है ना, ये सॉल्वेंट हो जाएगा भाई। 100 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट हो गया। कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज आप निकालते कैसे हो, मास परसेंटेज निकालने के लिए हम बोलते हैं जितना भी मास होगा सॉल्यूट का, कितना होगा मास सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय जितना भी मास होगा सॉल्यूशन का। सॉल्यूट के मास को डिवाइड करो सॉल्यूशन के मास से, तो मैम रख दो ना 100, इतना क्या आप बता रहे हो, याद करो मैम ने क्या बोला था, सॉल्यूशन, और ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनता है। देखो जब मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूं मैंने ऑप्शंस इसीलिए लिखे हुए हैं क्योंकि इनमें से कोई तो एक आंसर तुम्हारा, कोई ना कोई बच्चा हमेशा होगा, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन में ऐसा आपका आंसर आ रहा होगा जो इसमें मैच कर रहा होगा, बट हो सकता होगा कि वो गलत आंसर है ना, क्योंकि मैंने ऑप्शंस भी इसी तरीके से लिखे हैं कि आप कंफ्यूज हो पाओ, ठीक है। तो इसको अगर आप 100 से डिवाइड करते तो इनमें से एक ऑप्शन आ जाता, बट वो आंसर गलत होता। यहाँ पे क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100 + 10 into 100 है ना, 100 + 10 सोल्यूशन का रखना है। सो 10 डिवाइडेड बाय 110 into 100, ठीक है। 0 0 विल गेट कैंसल आउट, दिस विल बी 100/11। 100/11 आप करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 11 9 सा 99, पॉइंट लगाओगे एक और, है ना, एक पॉइंट लगाओगे, एक पॉइंट लगाओगे, 11 9 सा 99, पॉइंट लगाओगे, 1 बचेगा, 0 लगाओगे, फिर उसका एक और 0 लगेगा, 9.09 समथिंग आ रहा होगा, है ना। डी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, 9.09%, 9.09%। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे, है ना, इस टाइम पे दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे तो आप उसे बोलते हो वॉल्यूम परसेंटेज। इस मेथड को आप यूज करते हो जब दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे, ठीक है। होता क्या है, जितना भी वॉल्यूम होगा किसी भी कंपोनेंट का जो कि 100 पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन में प्रेजेंट है बाय वॉल्यूम, उसे ही आप बोलते हो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट आता है मोलारिटी। मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। 4 ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, छोड़ के मत जाना, मतलब बहुत चांसेस होते हैं इनसे क्वेश्चन आने के, ठीक है। चलो समझते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास मोलारिटी। क्या होता है मोलारिटी? मोलारिटी वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो कि बताता है कि आपको अगर मोलारिटी निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसे डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इन लीटर्स। वापस से सुनना, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के उसे डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स में गिवन होगा। कैपिटल एम से आप इसको सिंबल इसका लिखते हो एंड इसी से इसकी यूनिट भी लिखते हो, कैपिटल एम, ठीक है। इक्वल टू द जितने नंबर ऑफ ग्राम मोल्स प्रेजेंट होंगे एक सॉल्यूट के, प्रेजेंट होंगे कितने 100 ml या बोलो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। वापस से सोचो क्या बोला मैम ने, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, 1 लीटर हमने सोल्यूशन लिया, उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के आ जाएंगे उसे ही आप बोलते हो उसकी मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन कर लो एक, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हमारा प्रेजेंट 100 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन में। 49 ग्राम का सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तो गिवन मास हो गया, है ना, ये क्या हो गया, ये हमारा गिवन मास हो गया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहीं पे आपको बता दूं नंबर ऑफ मोल्स होते क्या है। अगर मैं मोलारिटी बोलूं, इट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय नंबर ऑफ मोल्स? इट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। जितना भी गिवन मास है उसे मोलर मास से डिवाइड करना होता है, ठीक है। प्रेजेंट है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये हमें वॉल्यूम दिख गया, है ना। कैलकुलेट करना है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, यहां तक आपको दिख तो रहा होगा, मेरे ख्याल से दिख रहा है तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नहीं गिवन है, गिवन मास है कुछ, डिवाइडेड बाय मोलर मास। H2SO4 का जब आप मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, H2SO4 हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 टाइम हाइड्रोजन है। सल्फर का मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 4 टाइम्स ऑक्सीजन है ना। इस तरीके से आप मोलर मास निकालते हो। ओवरऑल मास, मोलर मास इज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, है ना। सो दिस विल बी 2 प्लस, मैं यहां लिख लूं 2 प्लस 32 और साथ ही साथ क्या है भाई 64, है ना। तो कितना आएगा 8 6 7 8 9 98, ठीक है। लिखा रहने दो या फिर इसको यहाँ पे लिख लेना 98, ठीक है, 98, ठीक है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैम 100 इन लीटर्स, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 क्या होगा 49/98 into 1000 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 विल गेट कैंसल आउट, 49 2 2 5
है ना, तो 5 कहीं लिखा हुआ है, ए विल बी द राइट आंसर। 5 मोल, इसका 5 एम, एम इज द मोलारिटी, और यही यूनिट और यही सिंबल होता है, तो ये आ गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मैलिटी। बहुत दिमाग खराब करता है ना ये टॉपिक, बहुत सरदर्द होता है ना इस वर्ड से, समझाती हूँ। चलो 3 स्टेप में लगाना, हमेशा नॉर्मैलिटी करेक्ट निकालोगे। पहले तो नॉर्मैलिटी होता क्या है, जनरल समझ लेते हैं। ये इक्वल होता है जितने भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे सॉल्यूट के, जो कि प्रेजेंट होंगे 1 लीटर सोल्यूशन में। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब है मैम, अब यहीं पे कंफ्यूजन सारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये ना आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ। पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह आप चाहो तो फॉर्मूला लिखा है, देख सकते हो, बट आप स्टेप वाइज चलो। सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन है उसमें मोलर मास निकालो, उस चीज का जो भी कंपाउंड गिवन है उसका मोलर मास निकालना, फिर उसके बाद आप उसका इक्विवेलेंट मास निकालना। मोलर मास निकालना, इक्विवेलेंट मास निकालना, मोलर मास निकालना, इक्विवेलेंट मास निकालना। क्वेश्चन आता है मैम इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, जो भी मोलर मास है उसे n से डिवाइड कर दो, या कई बुक्स में इसको x लिखा रहता है, बट ये होता क्या है, ये होता है अगर एसिड है तो जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, अगर बेस है तो जितना OH नेगेटिव होगा, एंड अगर एक सॉल्ट है तो उसमें पॉजिटिव आयन देख लेना। ठीक है, अगर HCl है तो x की वैल्यू 1, H की वैल्यू 1 है ना, क्योंकि H2SO4 के लिए x की वैल्यू 2, H2 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, है ना, तो 2 H प्लस है उसमें। जैसे CaOH होल ट्वाइस, तो उसमें x की वैल्यू OH के लिए 2 हो जाएगी, तो जितने OH हैं उसको रख दो अगर बेस है तो, अगर एसिड है तो जितने H है, एंड अगर सॉल्ट है तो जितना भी पॉजिटिव आयन है उसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकलेगा। इक्विवेलेंट मास निकाल लिया, मोलर मास, इक्विवेलेंट मास। थर्ड नंबर पे क्या निकालते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि एट द एंड नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला ये होता है, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है उसे वॉल्यूम से डिवाइड करो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए 3 स्टेप थे। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, देखो अगर तुम्हें बहुत जल्दी लग रही हो वीडियो, तुम स्लो में लगा लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, यहां तक पहुंचने के बाद इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी गिवन मास है उसे डिवाइड कर देना, जो भी उसका इक्विवेलेंट मास आपने सेकंड स्टेप में निकाला है। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन करेंगे, आप समझ जाओगे, या ऐसा करो कर ही लो। चलो कैलकुलेट करना है नॉर्मैलिटी हमें एक सोल्यूशन की जिसमें 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व है इतने ml एक्वस सोल्यूशन में। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। चलो अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है, इसके नंबर ऑफ नॉर्मैलिटी निकालनी है, तो होता क्या है, जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट है उसे हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब क्वेश्चन तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में फंस जाता है, तो हमें स्टेप पता है। सबसे पहले मोलर मास, NaOH का अगर आप मोलर मास निकालोगे तो Na का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितना आ रहा होगा 6 10 1 कैरी 2 3 4 40 आ रहा होगा, है ना। तो चलो 40 आ गया पहले मोलर मास, 40 आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करते थे, सेकंड स्टेप में हम निकालते थे उसका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता था, इक्विवेलेंट मास के लिए हम निकालते थे भाई, जो भी हमारा मोलर मास आया उसे x से डिवाइड कर दो, मोलर मास अपॉन x। अब x क्या है मैम, NaOH में एक OH है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे बेस के लिए 1 हो गई, तो ये आ गया हमारा अभी इक्विवेलेंट मास निकल के आ गया। थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम क्या बोलते थे, जो भी गिवन मास है, W लिख दे रही हूं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना है 40। क्या हमें कुछ गिवन मास था, हाँ 5 तो मुझे देखने को मिल रहा है, सो 5 डिवाइडेड बाय 40, 5 8 40 विच इज 1/8, है ना, कितना आएगा 1/8। तो यहाँ पे लिखोगे 1/8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना गिवन है मैम, वॉल्यूम गिवन है 250 ml, रख दे लीटर में रखना। ठीक है, तो 250 डिवाइडेड बाय 1000, है ना। इसे आप और क्या बोल सकते हो, 1/8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250, 0 0 कैंसिल आउट कर दोगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 1/5 4 ज़ा 20, तो 1/20 आपका आंसर आ होगा। एक बार चेक भी कर लेना, हाँ एक बार चेक भी कर लेना, क्या किया हमने किया है 1/8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250, है ना, 0 0 कैंसिल आउट, 5 5 ज़ा 25, अच्छा 5 5 ज़ा 25 नीचे आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा, है ना, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 1/2 आ रहा है, एंड 1/2 क्या होता है, इट इज 0.5, तो बी विल बी द राइट आंसर। देख लो ध्यान से, क्वेश्चन को देख लो, तरीका समझ में आया, 3 स्टेप से नॉर्मैलिटी निकाल सकते हो। ये मिस कर देते हो तो नॉर्मैलिटी में बहुत दिमाग खराब होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स मुझे पता है हर क्वेश्चन निपट जाता है, बट नॉर्मैलिटी में आके रुक जाता है इंसान। तो नॉर्मैलिटी को 3 स्टेप से याद रखना बस केवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद मोलैलिटी। ये क्या होता है, स्मॉल m से इसका सिंबल लिखोगे, स्मॉल m से इसकी यूनिट लिखोगे। होता क्या है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है किसमें प्रेजेंट है मैम, 1 लीटर सोल्यूशन में, वो तो मोलारिटी हो गया। तो मोलारिटी क्या है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया, उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए उसे आप बोलोगे वो है उसकी मोलैलिटी।
वापस से, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो प्रेजेंट है उसे आप बोलते हो मोलैलिटी। आगे बढ़ते हैं विद मोल फ्रैक्शन। नाम समझो, मोल्स का कुछ फ्रैक्शन की बात हो रही है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको बताना है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में ए भी ऐड किया है मैंने, बी भी ऐड किया। अब ए और बी कुछ है जो मैंने ऐड किया है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला ए के मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप बोलोगे जितने भी ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसे डिवाइड कर दो जो भी ओवरऑल आपने नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं। अब हमने किसके डाले थे? ए और बी के, यानी कि ए के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम बोलेंगे, ए का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ए का लिखो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ए का प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी का। समझ में आया? चलो वापस से समझाती हूँ। ये एक रेशियो होता है मोल का, जिसमें आप किसी एक कंपोनेंट के लिए आप निकाल रहे होते हो और उसे डिवाइड करते हो आप उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है। मतलब अगर मैंने एक सोल्यूशन में ए के भी नंबर ऑफ मोल डाले, बी के भी डाले, एंड बोला चलो पकड़ो मोल फ्रैक्शन निकाल के लाओ, तो कैसे निकालोगे? अगर बी के लिए निकालना है मान लो, तो कैसे निकालोगे? बी के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय ए के नंबर ऑफ मोल्स प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालते हो मोल फ्रैक्शन। तो जीटा से आप इसको डिनोट करते हो, कैसे निकलेगा? जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मतलब जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रख देना और डिवाइड हमेशा एक ही चीज से करोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो। एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी सॉल्यूशन में ए और बी या जो भी टोटल चीज है उसका अगर आप ओवरऑल मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो वो 1 के बराबर आता है। इट इज ऑलवेज यूनिटी। मतलब अगर आप मोल फ्रैक्शंस के सम निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स का नहीं, मोल फ्रैक्शन का सम निकाल लोगे तो वो 1 के बराबर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज नहीं है, इट्स पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, जब आप सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है ट्रेसेस में, आप अगर उसको कन्वर्ट करते हो 10 की पावर x में, इट इज कन्वर्टेड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, तो उसे आप बोलते हो ppm। कैसे निकालते हो मैम? जितने भी मास ऑफ सोल्यूट है डिवाइड करना, जितना भी मास ऑफ सोल्यूशन है मल्टीप्लाई कर देना 10 की पावर 6 से, मिलियन है ना, तो बस उसी के लिए। सो दैट कम्स आउट योर पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं वापस से। कैलकुलेट करना है हमें भाई मोल फ्रैक्शन इसका। एक हमें चीज गिवन है C2H6O2 aqueous solution which contains इतना % ऑफ दिस बाय मास। ये क्या है भाई? इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चलो समझते हैं। कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, इसका मोल फ्रैक्शन हमें बताना है, ठीक है भाई। इसका मोलर मास देखो हमें गिवन है 62, एक्वस सोल्यूशन में है, कंटेन कर रहा है 20% दिस बाय मास। अब सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस इज इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मतलब इसमें एक तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया और एक्वस सोल्यूशन है। 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, C2H6O2 है ना, ये है। एंड इसमें क्या है? एक्वस सोल्यूशन में अगर ओवरऑल 100% का हम सोल्यूशन माने, लेट करते हैं ओवरऑल सोल्यूशन 100% रहा होगा, उसमें 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है और बोल रहा है भाई एक्वस सोल्यूशन है, मतलब रेस्ट ऑफ द थिंग इज वाटर। तो वाटर कितना होगा? 80% हुआ ना, तो आप बोलोगे यहाँ पे 80% वाटर है। वाटर क्या बोलते हैं उसको? 80% वाटर है, ठीक है। जब कैमरे वाले भैया जा रहे थे तो ही आस्क्ड मी कि मैम आपको गर्मी तो नहीं लग रही? मैंने बोला नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है, और अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है। देख रहे हो जाता है ऐसे कभी कभी, गलत डिसीजंस। चलो 80% वाटर, ठीक है, 80% वाटर हो गया यहाँ पे हमारे पास, समझ गए हम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है मैम, निकालना है मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? इथाइलिन ग्लाइकोल का। मतलब हमसे वो बोल रहा है जीटा ऑफ C2H6O2, यानी कि मैम नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे हम C2H6O2 के डिवाइडेड बाय C2H6O2 को A मान लेते हैं ना, A डिवाइडेड बाय, मतलब मैंने माना है आप C2H6O2 भी लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। ऐसा कर लो, इसको ऐसे लिख लो, इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, क्या ये इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स जो भी इथाइलिन ग्लाइकोल के हैं प्लस जो भी नंबर ऑफ मोल्स वाटर के हैं, ठीक है। यही तो करोगे, ओवरऑल नीचे सोल्यूशन का रख दिया। हाँ जी मैम समझ गए हम। क्वेश्चन ये है मैम नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने हैं। चलो नंबर ऑफ मोल्स का भी मैम हम बहुत इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे तो याद कर लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब आप परसेंट लेके आ गए, अब हम क्या लिखे? तो एक चीज सुनना यहाँ पे, अगर आपसे बोल रहा है कि देखो हमें तो ओवरऑल सोल्यूशन नहीं पता, हमने यहाँ पे लेट क्या किया है, लेट किया है कि ओवरऑल 100% का सोल्यूशन है ना, किया है। अगर मैं बोलूं ओवरऑल 100% का सोल्यूशन है, अब 100% को क्या हम 100 ग्राम लेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर देखो ऐसा होता है कि हमने 110 या कुछ ऐसे अज्यूम किया होता तो हम नहीं करते हैं वो चीज, लेकिन जब हमें बोल रहा है वो कि 20% है इसमें और रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन इज 80% जो है वो वाटर हो गया हमारे हिसाब से, तो 100% को हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल 100 ग्राम का सोल्यूशन है, मतलब उसमें 20 ग्राम, उसमें से 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है एंड उसमें से 80 ग्राम, उसमें से 80 ग्राम जो है वो हमारा वाटर है। तो हमने ये मान लिया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले में रखने हैं चीजें।
तो मोल फ्रैक्शन अगर आप इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारे पास 20 है, मोलर मास भी हमें था 62, होल डिवाइडेड बाय अगेन इथाइलिन ग्लाइकोल का गिवन मास अपॉन मोलर मास प्लस वाटर का गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमने देख लिया 80, वाटर का मोलर मास कितना आता है, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 टाइम्स हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 इज 18। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। इसे प्लीज कैलकुलेट कर लेना एक बार, आई गेस 4.77 समथिंग आ रहा होगा, एक बार इसे चेक कर लेना। ठीक है, सो दिस विल बी योर मोल फ्रैक्शन। वापस से सुन लो, मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं होता है, रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स का। अच्छा, इससे क्वेश्चन आता है मैम मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं बताई आपने, हाँ ये कैसे छोड़ दिया, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज, इट हैज नो यूनिट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेनरीज लॉ। कोल्ड ड्रिंक पिए सबने, हाँ जी मैम पिए। उस कोल्ड ड्रिंक को जब फ्रेश बॉटल को पीते हैं तो कुछ अलग टेस्ट आता है, उस कोल्ड ड्रिंक को रख दो जरा 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन कुछ भी, तो थोड़ा सा वो अलग टेस्ट आता है। कभी सोचा है ना, कुछ अलग टेस्ट हो जाता है, मतलब अगर रियलिटी बताए तो कैसा हो जाता है, ज्यादा मीठी लगने लगती है। बट उसमें हुआ क्या होता है, तो कोल्ड ड्रिंक जब कोल्ड ड्रिंक को हमने नहीं, ऑफ कोर्स मैंने तो नहीं किया ऐसा, बट जब कोल्ड ड्रिंक को पैक किया गया होगा, सील किया गया होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया होगा, है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर से उसमें गैस को फिल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल किया जाता है। एंड जब आप बॉटल को खोलते हो, बॉटल का कैप ओपन करते हो, उस टाइम पे क्या होता है, उसका प्रेशर कम हो जाता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है वहां पे। तो उस टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है, इस वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से उसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। सो हेनरीज लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ एक गैस लॉ है जो कि कहता है कि एट द अमाउंट ऑफ अ गैस दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, अमाउंट ऑफ गैस जो कि डिसॉल्व्ड है लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके पार्शियल प्रेशर के, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के, जो कि अबव द लिक्विड लग रहा होगा एक टेम्परेचर जब आपने कांस्टेंट रख दिया उस टाइम पे। वापस से क्या कहता है, जो भी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके सॉल्युबल, है ना, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस के, किसी भी गैस के डायरेक्टली, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पार्शियल प्रेशर के। प्रेशर सॉल्युबिलिटी बढ़ी, है ना, प्रेशर लगाते जा रहे, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है उस गैस की, वो ज्यादा सॉल्युबल होती जा रही है। सो दिस इज अपना हेनरीज लॉ। ठीक है, तो आप जब इसके प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसे आप बोलते हो K ऑफ H। इसका एक ग्राफ भी याद रखना, जब हम आपको बोले कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बताओ तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा, है ना, क्योंकि वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लर्न करने होते हैं। एक एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया है, एक और एप्लीकेशन होता है इसका कि एक्वाटिक मैमल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं ठंडे पानी में, लेकिन अगर आप पानी गर्म कर दोगे तो वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर मतलब क्या है, कोल्ड वाटर का मतलब है उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो कम है। अब ये टेम्परेचर पे कुछ डिपेंड हो रहा होगा, है ना, आप सोचोगे कि मैम ये कैसे, आपने जो बात बोली हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आई, तो उसके बारे में सुनना, फिर उस पॉइंट को समझाएंगे। सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, तो ये उसका रीजन होता है उस एप्लीकेशन का। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ऑक्सीजन गैस की उस वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, एंड इस वजह से वो एक्वाटिक मैमल्स जो होते हैं वो वहां पे ज्यादा खुश रहते हैं ठंडे पानी में। ठीक है, चलो, तो टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, इसके साथ साथ प्रेशर का भी कुछ इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप समझ ही गए हो, प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कुछ एप्लीकेशंस आपको लर्न करने होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट इज होमवर्क आ गया आपके लिए एक, वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट increases with the increase in temperature, option B decreases with the increase in temperature, option C increases with the increase in temperature, या फिर option D remains constant। अभी मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी और दोनों कमेंट में आंसर होने चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। राउल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। राउल्स लॉ क्या होता है, सिंपल सी बात है, किसी भी सोल्यूशन में जब आप देखोगे तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर एक वॉलेटाइल कंपोनेंट का, किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का, तो उस टाइम पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन निकल के आ रहा होगा। जो भी प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जितने मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपना पार्शियल प्रेशर, उसे आप बोलते हो राउल्स लॉ। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है पी नॉट ऑफ ए। अगेन कंफ्यूजन स्टार्ट्स मैम, ये जीटा ए क्या है, पी ए क्या है, पी नॉट ए क्या है। जीटा ए तो आप समझ गए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, है ना। पी ऑफ ए क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है ए का। पी नॉट ऑफ ए क्या है, ये प्रेशर है ए का जिस टाइम पे ए जो है वो अपने प्योर स्टेट में है।
मतलब देखो पी नॉट ऑफ ए से क्या समझ में आ रहा है, पी नॉट ए, मैम ए नहीं है उसमें, नहीं इसको अलग तरीके से सोचो, पी नॉट ए मतलब उसमें ए के अलावा कुछ नहीं है, नॉट पी नॉट ए के अलावा उसमें किसी के पार्टिकल्स नहीं है। तो हमने ए और बी को मिलाया, दो सॉल्यूशंस, इन दोनों को मिलाया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, हमें सॉल्यूशन मिल गया। ए क्या है यहाँ पे, जिस भी चीज की बात हो रही है वेदर इट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हम कुछ भी लेट कर लें तो वो किसके बराबर होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हो तो प्योर स्टेट में जो ए का प्रेशर है वो निकल के आता है उसका एज अ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद कांस्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर जो पी ए आएगा वो किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए जीटा ए, एंड अगर यही बी के लिए निकालेंगे तो पी नॉट बी जीटा बी। अब मैं आपसे बोलूं पी एस निकालो, सोल्यूशन का प्रेशर निकालो जरा, तो क्या बोलोगे मैम, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, अब ये बड़ा भी हो सकता है, इससे इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। पी ऑफ एस की वैल्यू इस पूरी वैल्यू से ग्रेटर भी हो सकती है, लेसर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, बट फिलहाल पी ऑफ ए और पी नॉट ए ये जो रिलेशन है यही हमारे राउल्स लॉ में बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक आइडियल एक नॉन आइडियल। कहते हैं ये बहुत आइडियल स्टूडेंट है, बहुत कहना मानता है अपने टीचर का, है ना, और ये तो बिल्कुल आइडियल नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता। तुम किस कैटेगरी में आते हो चलो आइडियल में आते होगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो कहना मानते हैं अपने टीचर का। उनके टीचर कौन है मैम, राउल्स लॉ। आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो ओबे करते हैं राउल्स लॉ को, एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। वापस से, सोल्यूशन जो कि ओबे करेगा राउल्स लॉ ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब आइडियल का मतलब क्या है, इसका मतलब है जब आपने दो लिक्विड लिए ए और बी, है ना। आइडियल सोल्यूशन ये कब होंगे, जब इनकी स्ट्रक्चर, इनकी पोलैरिटी बराबर आ रही होगी, और साथ ही साथ जब हमने समझ लिया कि भाई इनमें राउल्स लॉ फॉलो हो रहा होगा, और इसके साथ साथ आपने एक सोल्यूट लिया, मान लो ए को आपने सोल्यूट मान लिया, बी को आपने सॉल्वेंट मान लिया। ठीक है, तो जब आपने इनको ऐड किया तो आपने देखा क्या, आपने राउल्स लॉ में देखा कि जो भी इंटरैक्शन है फोर्स बिटवीन ए एंड बी। आप सोचो, ए के पार्टिकल्स हैं, बी के पार्टिकल्स हैं, और मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी के पार्टिकल्स। सल्यूट है, सॉल्वेंट है, मिलके बना रहा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट में मान लो ए के पार्टिकल्स हैं, बी मान लो हमारा सॉल्वेंट है तो बी के पार्टिकल्स हैं, एंड मिल गए तो ए और बी के पार्टिकल्स आ गए साथ में। ये समझ में आया? यस मैम। अब समझना आगे की बात। हम बोल रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ए के पार्टिकल्स आपस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे और बी के पार्टिकल्स भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, है ना। तो ए के पार्टिकल्स और बी के पार्टिकल्स कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे। आइडियल सोल्यूशन कहता है कि हमने ये देखा कि जब ये पूरा सोल्यूशन अगर हम आइडियल की कंडीशन में देख रहे हैं तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये एग्जैक्टली उसके बराबर है जो सोल्यूशन में ए और बी के पार्टिकल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर आ गया, ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो उसे हमने बोला कि वो भी एक कंडीशन है आइडियल की। ठीक है, और क्या नोटिस हुआ आइडियल सोल्यूशन में कि इनका जो डेल्टा एच मिक्सिंग आया, हीट का चेंज आया, वो जीरो आया, कोई चेंज नहीं है। डेल्टा वी मिक्सिंग जो आया वो भी जीरो आया, एंड राउल्स लॉ ये फॉलो कर रहे होंगे। हमने देखा कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को एक साइड ले लें और नीचे बी के मोल फ्रैक्शन बिल्कुल भी ना रखें, है ना, तो इस टाइम हमने देखा कि भाई इसका ग्राफ ना कुछ ऐसे इंक्रीज करते हुए दिख रहा है, एंड यहाँ पे हमने पी नॉट ऑफ बी निकाल के देख लिया, है ना, पी नॉट ऑफ ए या पी नॉट ऑफ बी निकाल के देख लिया। ठीक है, और हमने देखा कि यार जब ना हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 रख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 रख दिया, तो ये भी एक हमको इस तरीके से ग्राफ दिखा पी नॉट ऑफ ए। एंड जब हमने जोड़ा पी ऑफ एस निकाला, पी ऑफ एस या जिसको कई बुक्स में पी ऑफ टी लिखा रहता है, वो किसके बराबर आया, वो बराबर है पी ए और पी बी के, मतलब दोनों के पार्शियल प्रेशर जो ए और बी के थे उसके बराबर आ गया। अब हमने पार्शियल प्रेशर का एक और फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए। मैम राउल्स लॉ पढ़ा था, है ना, तो एग्जैक्टली वही है। तो पी ऑफ एस जो टोटल का प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर जो आएगा टोटल का, वो किसके बराबर आएगा, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी जीटा बी। तो ये बराबर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नॉन आइडियल पे। अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है, कहना नहीं मानते राउल्स लॉ का, तो उसे आप बोलोगे नॉन आइडियल है। आप सुनना, आइडियल में क्या हो रहा था, आइडियल के टाइम पे पीएस जो है वो बराबर आ रहा था इसके, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के, है ना। नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा। तो नॉन आइडियल में अगर बराबर नहीं होगा तो सोचो क्या हो सकता है, अगर बराबर नहीं है तो या तो वैल्यू बढ़ रही होगी या तो वैल्यू घट रही होगी। अगर बढ़ रही है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, अगर घट रही है, कम हो रही है तो हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो दो सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, उन्हें आप बोलोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सच सॉल्यूशन डू नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखेगी या तो नेगेटिव डेविएशन। चलो समझते हैं। पॉजिटिव मतलब जो हीट का चेंज आया होगा वो 0 से ज्यादा आया होगा, जो वॉल्यूम का चेंज आया होगा 0 से ज्यादा आया होगा,
जो पार्शियल प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो ज्यादा आ रहा होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, अगर हम अलग अलग पार्शियल प्रेशर देखें उससे, तो मतलब P ऑफ S ज्यादा आ रहा होगा P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B का। ठीक है, यस मैम। और इसमें तीनों कंडीशन कम हो रही होंगी। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा था जो A के बीच का इंटरैक्शन और B के पार्टिकल्स के बीच का इंटरैक्शन होता है वो बराबर हो जाता है A और B के। बट यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन में जो A और B का इंटरैक्शन होगा ना वो कुछ कम हो रहा होगा। या आप इसको ऐसे याद रखना कि जो A का इंटरैक्शन है और जो B के बीच के इंटरैक्शन है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू AB का इंटरैक्शन। ठीक है, एंड नॉन आइडियल में AA का इंटरैक्शन और BB का इंटरैक्शन कुछ कम होगा अपने AB के इंटरैक्शन से। ठीक है, अब अगर हमने आइडियल सोल्यूशन देखा था तो उस टाइम पे तो ऐसा ग्राफ बना था 1 2 3। अब मैं बोल रही हूँ ये नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन है, तो इस लाइन के कुछ ऊपर आएगी ये वैल्यू, इसके कुछ ऊपर आएगी ये वैल्यू, यानी कि ओवरऑल जो आएगा P ऑफ S वो कुछ ज्यादा होगा P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। तो ऊपर वाला ग्राफ बना यानी कि पॉजिटिव डेविएशन हुई। यहाँ पे क्या होगा, जो हमने वैल्यू देखी थी, जो हमने ग्राफ देखा था उससे कुछ नीचे वैल्यू, ये देखो ये भी कुछ नीचे, ये भी कुछ नीचे और ये भी कुछ नीचे। तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है हमारा, ये भी हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन है। कौन सा वाला, नेगेटिव डेविएशन वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ कम आ रही होगी इस बार। ठीक है, तो ये अपने नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गए। अजियोट्रोप्स क्या होता है, ऐसे सोल्यूशन जहां पे ऐसे मिक्सचर यू कैन से दो लिक्विड्स का ऐसा मिक्सचर जहां पे क्या होगा, जहां पे हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनका बॉइलिंग पॉइंट बराबर आ रहा होगा। मतलब कुछ इस तरीके से मिक्स किया कि बॉइलिंग पॉइंट बराबर आ गया, एंड इसे हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पाए हम। तो अजियोट्रोप्स वो मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स के विच डिस्प्लेस द सेम लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द लिक्विड एंड वेपर फेस। सेम होता है यहाँ पे। ठीक है, एंड इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये कौन सा सोल्यूशन होता है पता है, ये एक नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। कैसा सोल्यूशन होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो मैम या तो पॉजिटिव डेविएशन होगी या तो नेगेटिव, बिल्कुल। तो इसी के बेसिस पे दो टाइप के अजियोट्रोप्स होते हैं, एक होते हैं हमारे मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप्स, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, एंड जो अपना मैक्सिमम होता है वो अपना नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे होते हैं। ठीक है, नाउ दो एग्जांपल लिखे हैं, अगेन एग्जांपल याद करके जाना, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ घुमाएंगे नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कैसा दिख रहा है सोल्यूशन, है ना, किस तरीके से स्ट्रक्चर है, क्या कॉम्पोजिशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है तो पड़ता है भाई नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स से। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड कर रही होंगी पूरी तरीके से नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका नेचर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे केवल डिपेंड करेगा, उन्हें आप बोलते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहली, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या बोलता है कि जो भी P नॉट ऑफ A आया होगा, P नॉट ऑफ A अभी समझ गया ना, कि जिस भी A की बात हो रही है ना, P नॉट ऑफ A मतलब ये सॉल्यूट हमने मान लिया अगर, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, P नॉट ऑफ A, ये दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, P नॉट ऑफ A में से माइनस कर दोगे अगर आप पार्शियल प्रेशर पूरे सोल्यूशन का, एंड देन डिवाइड करोगे P नॉट ऑफ A से, तो वो बराबर आएगा जीटा B के। किसके बराबर आएगा, जीटा B के, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट के वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ S डिवाइडेड बाय P नॉट ऑफ A इज इक्वल्स टू जीटा B। ठीक है, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सोचो हमने एक वॉलेटाइल सोल्यूशन में एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन डाल दिया, मतलब समझते हो, वॉलेटाइल मतलब जो वेपोराइज हो रहा हो, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो वेपोराइज नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो हमने A में B के पार्टिकल्स डाल दिए, एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल, तो उसका ओवरऑल कुछ अगर हम वेपर प्रेशर सोचे तो वो कम हो रहा होगा, तो वही होता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला होता है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। KB क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हो इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट भी याद रखना, केल्विन किलोग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी। ठीक है, KB क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा TB जो होता है ना, जो चेंज आ रहा होता है, इसका जो चेंज आ रहा होता है टेम्परेचर में इस बॉइलिंग पॉइंट का, वो बराबर होता है जो भी TB है माइनस कर देना T नॉट B। अब TB T नॉट B इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, TB किसका है, पूरे सोल्यूशन का टेम्परेचर है ना,
बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। एंड टी नॉट बी क्या है, जिस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बी के पार्टिकल्स हैं और किसी के पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। डेल्टा टी बी किसके बराबर है, के बी इंटू एम के। इसी की तरह तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं, इस चैप्टर के बाद तुम डिप्रेशन में मत जाना, इसका नाम होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसके बराबर होता है, ये होता है के एफ इंटू एम। अगेन एम वही मोलालिटी ऊपर से उठा के रख दिया जैसा आपने डेल्टा टी बी के लिए निकाला था, तो के एफ इंटू एम, एम तो मोलालिटी हो गया। केएफ क्या है, इसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यूनिट वही केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। इसका भी एक और फॉर्मूला होता है, जब आप डेल्टा टीएफ निकालोगे ना, चेंज जो आ रहा होगा इस फ्रीजिंग पॉइंट का, वो किसके बराबर आएगा, टी नॉट ऑफ एफ, यानी कि प्योर वाले के लिए में से माइनस कर देना टी ऑफ एफ। ये दोनों फॉर्मुलास आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक बहुत कंफ्यूजन आती है लोगों को कि जो डेल्टा टी एफ है मैम उसको क्या लेंगे, मैम डिग्री में है तो केल्विन में बदलेंगे। कह रहे होगे मैम मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं आया दिमाग में। जब आप इसका न्यूमेरिकल लगाओगे ना, बहुत लोग ये गलती करके आते हैं, तो आप ये चीज याद रखना, जब आप चेंज निकाल रहे हो ना, तो उसमें केल्विन हो चाहे डिग्री में हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज के टाइम पे आपको यूनिट चेंज नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। चलो, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस सबने पढ़ा है ना, मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, है ना, वही हमारा ऑस्मोसिस होता है। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब एक मेम्ब्रेन लगी होगी जो किसी एक साइड के पार्टिकल्स को बाहर जाने देगी, है ना, एक साइड के पार्टिकल्स को यू कैन से मूव करने देगी अपने पास से, तो उसे आप बोलते हो ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, आपने ना एक साइड प्रेशर लगा दिया, क्या करा, एक साइड प्रेशर लगा दिया, तो एक साइड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, सपोज सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते जा रहे हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, एक मेम्ब्रेन से सिर्फ एक तरफ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, दूसरे साइड के पार्टिकल्स को क्योंकि वो मूव ही नहीं करने दे रहा, तो इस प्रेशर को आप बोलते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एक साइड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन, ठीक है मैम, समझ गए। आपको पता है ये डिपेंड किस पे करता है, इसे हम पाई से डिनोट करते हैं, एंड ये डिपेंड करता है जितना भी गैस कांस्टेंट है मल्टीप्लाई कर देना जो भी टेम्परेचर है इन केल्विन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी के, किसके, मोलारिटी के। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलारिटी के, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस कांस्टेंट यानी कि आर के, और यही पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो क्या बोलोगे, पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी। एम क्या है, वही कॉन्सेंट्रेशन, कई जगह सी लिखा रहता है ना, तो पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी या सी आर टी। अब आप सोचो एम होता क्या है, मैम मोलारिटी, और मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो जब इसकी वैल्यू रखते हो एन बाय वी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू आर इंटू टी, ये यहाँ चला जाएगा, पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो इसका एक बहुत फेमस सा फॉर्मूला होता है जो कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू भी निकल आई। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, ठीक है। चलो भाई, एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन करना ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर किया होगा बाय डिसॉल्विंग दिस ग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। अज्यूम करना है दैट इट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड, ठीक है। चलो खैर मैं ऐसा करती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन ये वाला नहीं, क्योंकि एक और क्वेश्चन है, 2 ही होमवर्क देने, एक ऑलरेडी दे चुकी हूँ, एक ये, तो ये अभी मत लो, इसको ना आप यहीं पे सॉल्व कर लो, ठीक है, होमवर्क के लिए, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन है तुम्हारे पास। चलो इसको समझ लो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है हमें सोल्यूशन का, प्रिपेयर किया गया इतने ग्राम K2SO4 को जब 2 लीटर में डाला। पहले ना लिख लिया करो क्या गिवन है, कभी भी न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन हो पहले नोट कर दो क्या क्या गिवन है, फिर सोचो इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला तुमने पढ़ा है। चलो देखते हैं, प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम ऑफ K2SO4, 0.025 ग्राम K2SO4, है ना, K2SO4। डिटरमाइन करना ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि हमें पाई निकालना है, पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन बाय वी इंटू आर इंटू टी, है ना, ये निकालना है हमें। वॉल्यूम हमें दिख गया 2 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता करने हैं, पाई इज इक्वल्स टू वॉल्यूम दिख गया 2 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। गिवन मास कितना है, 0.025 अपॉन मोलर मास कितना है, K2SO4 का मोलर मास यहाँ पे गिवन है 174, ठीक है। तो ये आएगा 0.025 डिवाइडेड बाय 174 डिवाइडेड बाय 2। आर की वैल्यू कितनी होगी, 0.0821 समथिंग, है ना। टेम्परेचर कितना गिवन है, कुछ गिवन है, अज्यूमिंग एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब टी की वैल्यू कितनी है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदलोगे तो क्या लिखोगे, केल्विन में बदलोगे 25 प्लस 273, है ना, तो इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 5 6 7 8 4 7 8 9 298, ठीक है, 298, ठीक है। वाटर एट दिस ये हो रहा है यहाँ पे, तो इसको ओवरऑल आप आंसर निकालना, ठीक है।
चलो भाई यार देखो कैलकुलेशन है, कैलकुलेट तो कर ही लोगे, वैल्यू सारी रख दी है, कैलकुलेट कर लेना। अराउंड जितना मेरा आइडिया 0.032 समथिंग आ रहा होगा, एक बार रीचेक जरूर कर लेना ऐसे, ठीक है। चलो तो कैलकुलेट कर लेना, बाकी पूरा आपको यहाँ पे मैंने सोल्यूशन बता दिया। ऑस्मोसिस समझ लिया, एक टर्म आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा। मतलब मैम बोल रही थी सॉल्वेंट को मूव करने दे रहे, अब क्या हो रहा होगा ऑस्मोसिस से, जब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया उससे ज्यादा प्रेशर, देखो पहले तो इतना प्रेशर लगा रहे थे कि एक साइड के पार्टिकल्स मूव करते जा रहे थे सॉल्वेंट के सॉल्यूट की तरफ, उस प्रेशर को हमने डबल कर दिया, बहुत ज्यादा लगा दिया, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ ज्यादा प्रेशर लगा दिया। इस वजह से जो पार्टिकल्स है ना वो ऑपोजिट साइड में मूव करने लगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे, इसे आप बोलोगे रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट, दूसरी साइड मूव हो रहा है बाय अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर, तो उसे आप बोलते हो रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का एक शॉर्ट टर्म होता है आरओ। क्या ये घर पे यूज करते हैं? बिल्कुल, आरओ इसी तरीके से यूज करते हैं जिससे कि हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, जिसमें वाटर के जो यू कैन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है या आप बोल लो इम्प्योरिटी की तरह है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके हट जाएंगे। तो इस तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस इस तरीके से यूज होगा आरओ में भी। आगे बढ़ते हैं, वैन हॉफ फैक्टर, ये क्या होता है मैम समझो। मैंने आपसे बोला NaCl को तोड़ दिया है, पता है Na और Cl बन गया। अब हम सोच रहे थे NaCl को तोड़ा, हमने तो इतना नहीं सोचा NaCl में क्या होगा, लेकिन बाद में देखा NaCl वो Na और Cl में बन गया। मतलब हमने भेजे NaCl थे, एक बेसिकली एक पार्टिकल भेजा NaCl का और वो कन्वर्ट हो गया दो में, Na और Cl में। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, मैंने Na और Cl को एक साथ भेजा और देखा बाद में वो NaCl बन गया। अब ऑफ कोर्स मैंने कुछ अप्लाई किया होगा, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस या जो भी प्रोसेस लग रहा है उससे मतलब नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं हमने इतने पार्टिकल भेजे, बट आफ्टर द रिएक्शन उससे ज्यादा या उससे कम पार्टिकल्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो यहीं पे आता है एक एब नॉर्मल कैरेक्टर, और यहाँ पे आप वैन हॉफ फैक्टर पढ़ते हो। रेशियो होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कितना सब्सटेंस डिसोशिएट हुआ या कितना सब्सटेंस एसोसिएट हुआ किसी भी गिवन सोल्यूशन में, ठीक है। अगर ये आई की वैल्यू 1 से कम आ गई तो आप बोलते हो उस टाइम पे एसोसिएशन हुआ, है ना, मतलब जुड़े होंगे पार्टिकल, तभी तो एसोसिएशन हुआ, तभी तो आई की वैल्यू 1 से कम आ रही है, ठीक है। एंड हमने बोला आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई, मतलब हम भेजे तो एक पार्टिकल थे बट वो टूट गए, तो आप बोलोगे डिसोसिएशन हुआ। क्या हुआ? डिसोसिएशन। आई इज व्हाट? वैन हॉफ फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारी आई की वैल्यू हो गई, ये हमारी आई की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसके लिए आप अल्फा भी निकालते हो जो कि आप 11th में भी पढ़ के हो, बट फिर से सुन लो अल्फा क्या है यहाँ पे। बेसिकली अल्फा आपको बताएगा कितना आई में से 1 माइनस करो, डिवाइडेड बाय जो भी नॉर्मल आपने माना है ना, जो भी नंबर ऑफ मोल्स माने हैं उसमें से आप माइनस कर दो 1 को, ठीक है। आई क्या होता है? एक और फॉर्मूला, जितनी भी आपने ऑब्जर्व की थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो आई ना केवल और केवल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ही वर्क करेगा पूरे सोल्यूशन चैप्टर में। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने ऑब्जर्व करी थी उसमें से डिवाइड कर दो जो उसकी एक्चुअल में नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो आपने देखा है ना, जो टूट गया या बन गया जुड़ गया, उसके बाद और डिवाइड कर दो जितना ओवरऑल है, ठीक है। तो आई कितना है? जो भी नॉर्मल मोलर मास है डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। तो इससे जो एब नॉर्मल मोलर मास आया है वो हमें पता चल सकता है। नाउ आई किस पे डिपेंड करेगा भाई? हमने अभी भी बोला चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, तो हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप आई को मल्टीप्लाई कर दो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीटा बी। तो अगेन जीटा बी से मल्टीप्लाई कर दो आई से, ठीक है। अगर मैंने बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, इस के बी इंटू एम को मल्टीप्लाई कर दो आई से। डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई कर दो के एफ इंटू एम से, है ना। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो हर बार जो भी राइट हैंड साइड चीज लिख रहे हो उसको मल्टीप्लाई करते जाओ आई से, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू आर इंटू टी इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। तो वैन हॉफ फैक्टर में हर बार राइट हैंड साइड पे आई से मल्टीप्लाई करते जाते हो हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। होमवर्क क्वेश्चन, फिर होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क पे क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, नहीं करना हमें होमवर्क क्वेश्चन यार, हमें मैम से समझना है। चलो समझाते हैं एक और क्वेश्चन। इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ CCl3COOH, इसको क्या किया? इसको हीट किया टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन हैज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस डिग्री सेल्सियस। चलो भाई मैम समझा दो इसको, है ना। फिर होमवर्क कितना होमवर्क दोगे आप? चलो ठीक है, 2 ही क्वेश्चन होमवर्क में, समझो। इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, इसका इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम समझ गए ये ना, इसकी क्या दी हुई है, ये क्या दी हुई है? ये तो भाई हमें मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलालिटी कितनी है? 1.00, यानी कि 1 मान लो, 1.00 लिख लो, चलो, है ना। यूनिट एम होगी, स्मॉल एम। ऑफ दिस इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, द सॉल्यूशन हैज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस। अब हमें गिवन है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो कि किसके बराबर है? 100.18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिटरमाइन करना है आई की वैल्यू, है ना। देखो थोड़ा थोड़ा तो हम समझ गए, के बी हमें गिवन है, समझ गए ना। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम,
ठीक है। अब केबी हमें पता है ना, केबी कितना है 0.512 इंटू एम क्या है मैम, मोलालिटी। क्या हमें निकालना है? वैसे तो निकाल सकते थे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन जो भी मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बट हमें गिवन है डायरेक्टली तो 1 रख दो, है ना। अच्छा, हम वैन टॉप फैक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब आई से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। यस मैम, आई तो हमें पता नहीं, ये तो निकालना है हमें, ठीक है। और कुछ रखना है? राइट हैंड साइड तो नहीं दिख रहा, लेकिन मैम लेफ्ट हैंड साइड क्या रखें? मैम ये रखो, क्या है, कहाँ गया, 100.18 डिग्री रख दो मैम उठा के। नहीं, ध्यान से सुनो। जब मैं आपको आई समझा रही थी तो जब मैं आपको डेल्टा टीबी समझा रही थी, मैंने क्या बताया था? डेल्टा टीबी क्या होता है? टीबी माइनस टी नॉट बी। मतलब जो प्योर वाला स्टेट है ना, सोल्यूशन वाले में से उसको माइनस करना है। मतलब अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली जो गिवन है, ये जो हमें गिवन है, ये किसकी वैल्यू है? ये हमें टीबी की वैल्यू गिवन है। ध्यान से देखो क्या लिखा है, हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मोलर एक्वस सोल्यूशन हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट दिस। मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो गिवन है, बट हमें प्योर स्टेट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता, और हमें रखना डेल्टा टीबी है, यानी कि उन दोनों का चेंज रखना है। तो इसमें से माइनस करोगे टी नॉट ऑफ बी, ये माइनस करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सिमिलर आपको टीएफ के लिए निकालना होता है, उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा बदलता है, टी नॉट ऑफ एफ में से माइनस करते हो टी ऑफ एफ। चलो जल्दी से, बॉइलिंग वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉइल होता है? क्योंकि प्योर स्टेट के लिए रखना है ना। आप क्या बोलोगे यहाँ पे? आप बोलोगे 100.18 में से माइनस करो टी नॉट ऑफ बी। वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है? 100 डिग्री पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 0.18 इज इक्वल्स टू 0.512 इंटू 1 इंटू आई, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं आई इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? 0.18 डिवाइडेड बाय 0.512, इसके बराबर आएगा ये, ठीक है। तो इसे याद देखो, अगेन वही वाली बात है कि सोल्यूशन तो कर दिया, तुम आंसर कैलकुलेट कर लेना एक बार, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार कैलकुलेट कर लेना। अगेन एक क्वेश्चन आता है कि ये जो मैम टीबी है, से केल्विन में तो बदल देते हैं आप, नहीं बदलना है, चेंज है वो, तो टेम्परेचर उसको आप चेंज नहीं करोगे। चेंज के लिए यूनिट चेंज नहीं करते हो, अभी बताया, ठीक है। तो वहां पे आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर निकाल लेंगे, है ना, डेल्टा टीबी की हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलो भाई, तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। देख लेना जो भी आंसर ऑप्शन करेक्ट है, देखो उस पर मत जाना कि मैम आप कैलकुलेट भी कर दो, कैलकुलेट कर लेना, एक बार चेक कर लेना जो भी आंसर आ रहा हो, ठीक है। चलो भाई, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए एक और होमवर्क क्वेश्चन ले लो, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको 2 क्वेश्चन के सोल्यूशन कराए हैं, जिसकी कैलकुलेशन भी आपको बतानी है, एंड 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग एवरीवन। बाय।